नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की भी, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर हम आज हमारे इस खास कार्यक्रम में आए हैं, बात सियासत की। मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक को लेकर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। 100 दिनों में ऐतिहासिक कामों का प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। बूथ स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ स्तर पर जो उपलब्धियां सरकार ने की है उनको गिनाया जाएगा। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक, 100 दिन, उपलब्धियां अनगिनत, ऐतिहासिक कामों पर जश्न, 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और यह 100 दिन उसी संकल्पना को साकार करने में समर्पित रहे हैं। 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री को उनके जन्म दिवस और कार्यकाल के 100 दिन पूर्ण होने पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में उनके जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने 120 से अधिक देशों के साथ तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक काम किए गए हैं और देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री के काम और उनके व्यक्तित्व के आधार पर उनकी छवि एक ग्लोबल लीडर की बन गई है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। इस भारत का गरीबों का अगर कोई वास्तविक मसीहा बना भारत के अंदर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। गरीबों के जीवन में खुशी लाने का काम किसने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों को भी वो भी ये कहते हैं ईमानदारी से कि हमारे जीवन में भी बदलाव आया है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही आया है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का मात्र नारा नहीं। बीते 100 दिनों में अधोसंरचना के विकास के लिए 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देश को मिली है। इस परियोजनाओं से जहां लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो वहीं देश के विकास को भी दिशा मिलेगी। इन परियोजनाओं में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं सड़कों, रेल सुविधाओं और बंदरगाहों के विकास के लिए होगी। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की ड्राफ्ट रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी किसानों और आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक पंचायत में मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी की व्यवस्था लागू की जाएगी। और इस सेवा के पखवाड़े के माध्यम से हर जिले में मेडिकल कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप 17, 18, 19 हमने लगभग 18, 19 को ज्यादातर हमने सोचा कि 18, 19 को हर जिले में मेडिकल का कैंप लगेगा। साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों की उपलब्धियों की डॉक्यूमेंट्री, जैसे आज हमने यहां पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो काम किया है, जनता के सामने भाजपा के कार्यकर्ता इसको लेकर के जाएं, तो ऐसी प्रदर्शनियां सब जगह लगा रहे हैं। साथ में ही युवा मोर्चे के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा हर बूथ पर एक पेड़ मां के नाम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, बहुआयामी अभियान है, इसको लगातार हम करने का प्रयास इस पखवाड़े के अंदर भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 17, 18 और 19 सितंबर को प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। युवा मोर्चा रक्तदान शिविरों का आयोजन करेगा। इसके साथ ही प्रत्येक बूथ पर एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जाएगा। पखवाड़े के दौरान मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता के कार्यक्रम किए जाएंगे। 18 से 25 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आर बालासुब्रमण्यम की लिखित पुस्तक पर केंद्रित संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाएगा। मनोज राठौर, बीएसटीवी, भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर
50,000 परिवारों को गृह प्रवेश की सौगात दी है। इस मौके पर मध्य प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी शुरू किया गया है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण के 50,000 हितग्राहियों को 17 सितंबर को राज्य सरकार ने गृह प्रवेश कराया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत प्रदेश में 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे। भारत सरकार की स्वीकृति के बाद प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 50,000 हितग्राहियों को पीएम आवास में गृह प्रवेश कराया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश में स्वच्छता से सेवा पखवाड़े का शुभारंभ भी किया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर इसका समापन होगा। कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आज हम एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं। खास करके 1,31,000 से नए नवनिर्मित आवासों में आज प्रधानमंत्री के इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लोग अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनको सबको बधाई देता हूँ। 1,31,000 किसको कहते हैं, मामूली बात है क्या? स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश ने जो अपनी पहचान बनाई, वाकई वो अद्भुत है। इस पखवाड़े के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लगा करके 1 अक्टूबर तक लगातार ये प्रदेश पूरे देश के साथ स्वच्छता पखवाड़ा और ख़ास करके स्वच्छ मानसिकता के माध्यम से स्वच्छता अंतर की भी ये जो उसका स्लोगन है, ये अपने आप में सारी कहानी कह देता है। 3 स्तर पर चलेगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। गांधी जयंती तक चलेगा अभियान। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता थीम पर अभियान। अभियान में अधिक से अधिक जन भागीदारी पर जोर। इस अभियान को 3 स्तर पर चलाया जाएगा। इस अभियान में सदस्यता का शोर भी सुनाई देगा। इस साल स्वच्छता ही सेवा अभियान की स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम होगी। यह अभियान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर संपन्न होगा। इस बार स्वच्छता अभियान में अधिक से अधिक जन भागीदारी पर और स्थानीय निकायों की भागीदारी पर भी जोर दिया गया। अभियान के दौरान जन जन को स्वच्छता अपने व्यवहार में आत्मसात करने के साथ प्रदेश में सभी स्तर पर अनेकों गतिविधियां संचालित की जाएगी। साथ ही 17 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के शुभारंभ अवसर पर मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में शामिल होंगे। अभियान की शुरुआत में किफायती दाम पर दवाइयां उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ भी किया जाएगा। जन भागीदारी, जागरूकता और एडवोकेसी रहेगा अभियान का पहला स्तर। स्वच्छता के लिए श्रमदान और गंदे स्थानों को स्वच्छ करना रहेगा अभियान का दूसरा स्तर। सफाई मित्रों के स्वास्थ्य जांच, सामाजिक सुरक्षा रहेगा अभियान का तीसरा स्तर। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं माननीय महामहिम को भी धन्यवाद दूंगा। आपकी प्रेरणा से एक साथ हम पूरे प्रदेश में 300 से ज्यादा दवाइयां ये उपलब्ध करा रहे हैं। ये जेनरिक दवाइयों का हमारा ये शुभारंभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम, हम सब ने कोशिश की थी कि आज 17 सितंबर माननीय मोदी जी के जन्म दिवस पर उनको तोहफा देंगे। उनका तोहफा अर्थात जनता के बीच सुविधा का एक अलग जो जगाया है, उसकी जानकारी नीचे तक जाएगी और ये आज से काम चालू हो रहा है। तो मेरी अपनी ओर से सभी 55 जिलों में खुलने वाले जेनरिक दवाइयों के स्टोर की पूरा प्रदेश लाभ उठाएगा। सभी लोगों को उसका दवाई का लाभ मिलेगा। मैं बधाई देना चाहूँगा। सरकार के साथ भाजपा संगठन में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अलग अलग प्रोग्राम तैयार किए हैं। इस प्रोग्राम के तहत संगठन सदस्यता अभियान के साथ स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम को आयोजित भी करेगा। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल।
उधर मध्य प्रदेश के 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हो गई। जन औषधि केंद्रों पर लोगों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां बेहद सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा रही है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया। जन औषधि केंद्रों का संचालन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। एमपी के 50 जिलों में की गई जन औषधि केंद्रों की शुरुआत। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन औषधि केंद्रों का किया शुभारंभ। कम कीमतों पर उपलब्ध होगी गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां। रेड क्रॉस सोसाइटी करेगा जन औषधि केंद्रों का संचालन। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र परियोजना का शुभारंभ साल 2008 में सस्ती गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। साल 2015 के बाद से इस योजना में और गति आई। इसका उद्देश्य पूरे देश में सस्ती दवाइयों की पहुंच और व्यापक बनाना था। वर्तमान में इस परियोजना में देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग सस्ती जेनेरिक दवाइयों का लाभ उठा सकें। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं माननीय महामहिम को भी धन्यवाद दूंगा। आपकी प्रेरणा से एक साथ हम पूरे प्रदेश में 300 से ज्यादा दवाइयां ये उपलब्ध करा रहे हैं। ये जेनेरिक दवाइयों का हमारा ये शुभारंभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम, हम सब ने कोशिश की थी कि आज 17 सितंबर माननीय मोदी जी के जन्म दिवस पर उनको तोहफा देंगे। उनका तोहफा अर्थात जनता के बीच सुविधा का एक अलख जो जगाया है, उसकी जानकारी नीचे तक जाएगी और ये आज से काम चालू हो रहा है। तो मेरी अपनी ओर से सभी 55 जिलों में खुलने वाले जेनेरिक दवाइयों के स्टोर की पूरा प्रदेश लाभ उठाएगा। सभी लोगों को उसका दवाई का लाभ मिलेगा। मैं बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में 500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं, जो प्रदेश में विभिन्न जिलों में संचालित हैं। ये केंद्र शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन हजारों लोग सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां खरीद रहे हैं। उनके मासिक चिकित्सा खर्चों में बड़ी बचत हो रही है। अब सभी जिला चिकित्सालयों में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। सभी को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध होंगी। मरीजों को ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक कम दाम पर दवाइयां मिलेंगी। इससे लोगों को मासिक चिकित्सा खर्चों में बड़ी बचत होगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी। मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही उत्कृष्ट पहल है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से सभी जिला अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां मरीजों को बाजार से 80 से 90% तक कम दामों पर दवाइयां मिलेंगी, ताकि गरीबों को अपने इलाज में सहायता मिल सके, मदद मिल सके। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार गरीबों के साथ खड़ी है। अंत्योदय की अवधारणा के साथ आखिरी पंक्ति के व्यक्ति किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके, इस दिशा में एक उत्कृष्ट पहल है। इससे जरूर प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। सस्ती और सुलभ दवाओं के माध्यम से लोग अपने उपचार को निरंतर जारी रख सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार आएगा। खासकर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के प्रबंधन में जन औषधि केंद्र अहम भूमिका निभाएंगे। जन औषधि केंद्र को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। ग्रामीण अंचल में लोगों के पास वाहन भी मुहैया नहीं हो पाता। 4 पाई पर मरीज को रख शहर की ओर ले जाते हैं। इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं कि अस्पताल में दवाइयां नहीं है। दवाइयां हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से तो नर्स नहीं है। मुख्यमंत्री ने एक और जुमला फेंक दिया। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमरा चुकी है। दवाइयां हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो नर्सें नहीं है, नर्सें हैं तो पलंग नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने एक और जुमला फेंक दिया है कि हम जन औषधि केंद्र स्थापित करेंगे। अरे भाई, ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन की दुकानें दिए जाने की आपने कोशिश जरूर की है, लेकिन सच बात यह है कि वो जेनेरिक मेडिसिन भी लोगों को पूरे मूल्य पर भी मिलती है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये याद नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री
बजाय अस्पतालों की स्थिति सुधारने के, मैं ये समझता हूँ जन औषधि केंद्र खोलने का एक ढोंग रच रहे हैं। जनता को तो दवाइयाँ उपलब्ध हो नहीं पा रही हैं। जन औषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता प्रभावशीलता को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, जिससे लोग ब्रांडेड दवाओं पर निर्भरता कम करेंगे और सस्ती जेनेरिक दवाओं को अपनाएंगे। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। प्रत्येक केंद्र के चालान के लिए फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी आवश्यक होंगे, जिससे राज्य में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 सालों में 12 गुना से अधिक क्षमता बढ़ी है। प्रदेश में बिजली के मामले में सरप्लस भी ज्यादा बढ़ा है। दूसरे राज्यों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सरकार का क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर काफी फोकस है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। रिन्यूएबल एनर्जी में एमपी अव्वल। एनर्जी की क्षमता में हुई 12 गुना वृद्धि। क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर फोकस। बिजली के मामले में सरप्लस है एमपी। रेलवे को दे रहे सस्ती सौर ऊर्जा। मध्य प्रदेश सरकार ग्लोबल ऑर्डर पर काम कर रही है। गुजरात में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट हुई। इस एक्सपो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश का विजन रखा है। समिट में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश में क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को रखा है। रीइन्वेस्ट समिट मिशन 500 गीगावाट कार्यक्रम पर केंद्रित था। सम्मेलन में नवकरणीय ऊर्जा के लिए अभिनव वित्त पोषण, ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य के ऊर्जा संसाधनों पर चर्चा हुई है। गुजरात की मेजबानी में हो रही समिट में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे देशों के साथ विषय विशेषज्ञ और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्योगपति भी शामिल हुए हैं। 2012 में रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 500 मेगावाट से कम थी। पिछले 12 सालों में क्षमता में 12 गुना से अधिक वृद्धि हुई। कुल ऊर्जा में 21% एनर्जी का योगदान। रीवा सौर परियोजना के तहत सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए। कोयला उत्पादित ऊर्जा से सस्ती सौर ऊर्जा तैयार की गई। परियोजना से दिल्ली मेट्रो को सस्ती सौर ऊर्जा दी गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में परियोजना को पढ़ाया जाता है। 2025 तक सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश असंभव को भी संभव करने में अपनी विशेष भूमिका रखता है। यही कारण है कि मां नर्मदा सुप्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर में हम 600 मेगावाट की क्षमता का सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित कर रहे हैं। इसके साथ 200 मेगावाट का सोलर पैनल भी हम यहाँ लगा चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से पानी की वाष्पीकरण से जो हानि होती है उसको बचाने के लिए एक बड़ी हमारी ये भूमिका रहने वाली है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्लियर कट विजन के साथ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि आगर शाजापुर नीमच सौर परियोजना के तहत नीमच सौर पार्क में देश का न्यूनतम टैरिफ 2.14 रुपए प्रति यूनिट है। इस परियोजना से राज्य के साथ साथ भारतीय रेलवे को भी बिजली सप्लाई हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आगर शाजापुर नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क निर्माणाधीन है। मां नर्मदा पर ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट क्षमता की दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की जा रही है, जिसमें 200 मेगावाट परियोजना के पैनल लगाए जा चुके हैं। इस परियोजना से वाष्पीकरण से होने वाले जल की हानि भी कम हो सकेगी। आगर, धार, अशोकनगर, भिंड, शिवपुरी और सागर जिलों में 15,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की गई, जहां 7,500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। उज्जैन, आगर, धार, मंदसौर और रतलाम में 3,000 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही सरकार पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के सुगम विकास के लिए भी काम कर रही है। राज्य की मौजूदा पंप हाइड्रो कार्य योजना में जरूरी बदलाव करने पर विचार भी किया जा रहा है, जिससे कि सभी निवेशक आसानी से प्रदेश में निवेश कर सकें। मैं आश्वस्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2030 तक 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्त करने में मध्य प्रदेश एक अपनी बड़ी भूमिका अदा करेगा
और मैं समझ सकता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में हम सब ने मिलकर जो अपना नया लक्ष्य लिया, हम अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। फिलहाल मोहन सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रही है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 464.65 करोड़ रुपए की लागत से 227.54 एकड़ का अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जा रहा है। इसके तहत 1 रुपए टोकन राशि पर भूमि का आवंटन होगा। बिजली दर में 4 रुपए 36 पैसे प्रति यूनिट पहले 5 साल तक छूट रहेगी। सरकार की कोशिश है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में विकास हो और ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय नेताओं ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनकी बीजेपी के नेताओं से अब ठन गई है। अपराधियों को सांसद प्रतिनिधि बनाने का आरोप उन पर लगाया गया है। साथ ही नेताओं ने वीरेंद्र खटीक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। अपनों से घिरे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक। बीजेपी नेताओं की वीरेंद्र खटीक से ठनी। अपराधियों को सांसद प्रतिनिधि बनाने का आरोप। वीरेंद्र खटीक की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। वीडी शर्मा ने मामले को बताई छोटी बात। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने दी सफाई। केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद वीरेंद्र खटीक के खिलाफ उनके ही क्षेत्र के बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सदस्यता अभियान के दौरान विरोध करने वाले नेता खुलकर सामने आए हैं। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह ने बिना किसी का नाम लिए क्षेत्रीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने महाराजपुर विधानसभा में नियुक्त किए गए सांसद प्रतिनिधि पर आपराधिक प्रवृत्ति होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मानवेंद्र सिंह के समर्थन में छतरपुर विधायक ललिता यादव भी मैदान में उतर चुकी हैं। उन्होंने मानवेंद्र सिंह के आरोपों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मानवेंद्र सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वे काफी हद तक सच हैं। वीरेंद्र कुमार खटीक को अपने प्रतिनिधि घोषित करने से पहले उनकी जांच करनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके प्रतिनिधियों ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ काम किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जीत में विधायकों ने भी मेहनत की है। जो शासकीय योजना है उनमें दखलंदाजी, जो योजना विधायक लोग अपने कार्यशैली से लेके आए हैं उनमें भी हस्तक्षेप। तो अपने अपने अधिकार हैं, अपना अपना काम करें। सबके निधि हैं, सबकी योजनाएं हैं। जो योजना जो अपनी निधि जिसकी हो वो अपने हिसाब से खर्च करे और पब्लिक में दे। अब जो विधायक अपनी निधि लेके आए और उसमें कोई और उसको डिस्टर्ब करे तो दूसरे के में जब विधायक नहीं कर रहे हैं डिस्टर्ब तो उनके में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कर रहा है? अब ये आप लोग अंदाज लगाएं काहे के लिए बनाए होंगे। प्रशासन को सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए ऐसा है, जो हमारे मानवेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है तो उन्होंने जो कहा है वो कहीं हद तक सत्य है। सत्य इसलिए है कि हमारे जो टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद जी माननीय वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय में मंत्री भी हैं, लेकिन उनको कम से कम ऐसे देख के प्रतिनिधि बनाना चाहिए। कांग्रेस के एजेंट रहे, वो भी आज सांसद प्रतिनिधि हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को भी टिकट दिया है, तो भाजपा का विधायक भी है और भाजपा का सांसद भी है। लेकिन जो कांग्रेस के एजेंट रहे हैं, इन लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाया जाए, रिकॉर्डेड चीज़ है, तो ये न्यायोचित नहीं है और मैं भंवर राजा की बात से सहमत हूँ। मानवेंद्र सिंह और ललिता यादव के बाद अब टीकमगढ़ के पूर्व विधायकों ने भी वीरेंद्र खटीक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उमा भारती के भतीजे और पूर्व मंत्री राहुल सिंह लोधी टीकमगढ़ के साथ पूर्व विधायक राकेश गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीरेंद्र खटीक पर विरोधियों को सांसद प्रतिनिधि बनाने का आरोप लगाया है। अपने ही नेताओं के आरोपों और सवाल उठाने पर मीडिया से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि कंबल ओढ़कर घी पीने वालों को शब्दों का नाप तोल कर प्रयोग करना चाहिए।
मैंने कभी भी अपने लिए राजनीति नहीं की है। मैं जनता और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं को आयात होने वाले नेताओं के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को आपत्ति है तो संगठन में इसकी शिकायत कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो कानून इसकी जांच करे। अब ये तो आप ही लोग जानो, उनसे पूछो जाके मतलब कौन किसका क्यों विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि आपने अपराधियों को संसद प्रतिनिधि बना दिया। कतरी ओढ़कर घी पीने वालों को शब्दों को नाप तोल कर जो है ना प्रयोग करना चाहिए। और आयातित लोग अगर मतलब कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे जिनका स्वयं का जो है ना कि वो कितना उनको समय कितना हुआ, ऐसे व्यक्ति अगर कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता पीढ़ियों से पार्टी का काम करता चला रहा है, कर रहा है और करेगा। और उसके प्रति कहीं जरा से भी अन्याय होगा तो उस अन्याय के विरुद्ध चाहे हमें शासन से बात करना पड़े चाहे किसी अन्य व्यक्ति से, हम कार्यकर्ता का अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए, ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपराधी हैं, तो इसको देखने का विषय जो है ना वो कानून का है। पार्टी का कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का काम करता चला आ रहा है वो कल तक अपराधी नहीं था और आज अचानक जो है ना अपराधी हो गया। टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में बढ़ते विवाद को शांत करने के लिए पार्टी को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा दल है। जब इतना बड़ा मूवमेंट हो तो छोटी छोटी बात होती रहती है। यह वर्किंग सिस्टम करने वाला संगठन है, मनुष्य का संगठन है। इसमें इन चीजों का समाधान करने की व्यवस्था है। सभी से बातचीत हो गई है। ये रूटीन काम में चलता रहता है। लगातार सरकारों में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आपने जो कहा है कभी कभी मनुष्य है। मनुष्य होने के नाते से जहां इतना बड़ा मूव हो तो छोटी छोटी बातें कभी होती रहती हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था है। मेरी सबसे बात हो गई है। बिल्कुल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक वर्किंग सिस्टम पर काम करने वाला दल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम 100% आइडियल हैं, कहीं लेकुना हो सकता है। मनुष्यों का संगठन है, मनुष्य होता है, तो इसलिए पर पद्धति के अनुरूप हमें उस व्यवस्था में इन चीजों का समाधान करने का व्यवस्था है। इसलिए सामान्य बातें होती रहती हैं। वो मेरी बात सबसे उनसे भी हो गई, इनसे भी हो गई। जो रूटीन काम है इसे चलता रहता है। बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। ऐसे में नेताओं के बीच चल रही उठापटक को शांत करना भी जरूरी है। टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में बीजेपी नेताओं के बीच चल रहा विवाद जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं को भी पता चल गया है। पार्टी ने इस मामले में हस्तक्षेप कर उसे शांत करने का दावा तो किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ता पर इसका जरूर विपरीत असर पड़ेगा। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। फिलहाल बात सियासत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।